हेलो एंड वेलकम। पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 1 के बारे में बेसिक्स, यानी हमने चैप्टर का नाम था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसी चीज़ जिसमें रोज एंड कॉलम एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने बताना था कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर में हमने बताया था कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, तो वो हमारे पास क्या होता था, ऑर्डर था। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि इस तरीके से हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। तो हमने कहा था ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका आपस में ऑर्डर भी सेम हो और जिनके एलिमेंट एंट्रीज भी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी कि 4 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं और दोनों का हमारे पास ऑर्डर इस टाइम क्या है, सेम है। इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले करनी है 4 इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है, 4 इक्वेशंस। तो 4 इक्वेशंस बनाएंगे किस तरीके से, अब यहाँ पर हमारे पास दिखा हुआ है a प्लस सी। अब a प्लस सी जो है वो इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री है और इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री कौन सी है, हमारे पास 0। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दरमियान में क्या यूज हो रहा है, हमारे पास इक्वल यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन सेम इस तरीके से ही, इसकी हमने सेकंड एंट्री को उठाना है और इस मैट्रिक्स की भी हमने सेकंड एंट्री को उठाना है और आपस में क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। यहाँ पर इस केस में a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो तीसरी एंट्री है वो है c-1, और यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री है वो है सिंपल 3। तो मैं कर दूंगा c-1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो चौथी एंट्री है वो है 4d-6, और इस मैट्रिक्स की जो फोर्थ एंट्री है वो हमारे पास है 2d। तो मैं कर दूंगा 4d-6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, 4 इक्वेशन बन गई। जब 4 इक्वेशन बन जाएंगी फिर हम इन 4 इक्वेशन में से एक ऐसी इक्वेशन चूज करेंगे जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इजीली निकल आती है। मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर a प्लस सी है, यहाँ पर दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स को तो मैं फिलहाल यूज़ नहीं कर सकता, इस इक्वेशन को मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं a की निकालने की कोशिश करूंगा तो c की वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकूंगा। तो अब सेकंड इक्वेशन में जाता हूँ, सेकंड इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक यहाँ पर a है और दूसरा b है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सेम मैं अगर यहाँ पर b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे a की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो a की वैल्यू तो मेरे पास अभी फाइंड नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इक्वेशन में जाके चेक करूँगा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास c-1 इज इक्वल टू 3। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, वो कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, c इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब मैं c की वैल्यू यहाँ पर इजीली निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। तो मैं लिखता हूँ सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन, और c-1 इज इक्वल टू 3। c-1 इक्वल टू 3 किया, c की वैल्यू को फाइंड करना है, तो c की वैल्यू को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। c के साथ जो चीज़ है उसको हमने इक्वल के ऑपोजिट साइड पर लेके जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि c के साथ 1 जो है वो यहाँ पर माइनस हो रहा है, और इक्वल के राइट साइड पे जब मैं लेके जाऊँगा तो c हमारे पास 3 के साथ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 3 + 1 हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हमने एक ऐसी इक्वेशन देखनी है जहाँ पर हमने ऊपर दो जो इक्वेशन विजिट की थी उसके अंदर हमने देखा था कि पहली जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने ऑलरेडी फाइंड की है यहाँ पर, तो c की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने c की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ जो कि हमारे पास 4। तो मैं क्या करूँगा, सोल्विंग फर्स्ट इक्वेशन a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर c की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 4, और a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है a की वैल्यू फाइंड करने में वो है हमारे पास +4। तो +4 को मैंने यहाँ से हटाना है, यानी अब +4 यहाँ पर हो रहा है, इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, -4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई, a इज इक्वल टू -4। अब मैंने एक और इक्वेशन देखी थी यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन जिसमें लिखा हुआ था a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, और मैंने यहाँ पर कहा था कि मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो a की वैल्यू मुझे चाहिए होगी। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड नहीं हुई थी पहले, अब a की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है, वो क्या थी, -4। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं a की वैल्यू को पुट करके b की वैल्यू को निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोल्विंग सेकंड इक्वेशन, और a प्लस 2b इज इक्वल टू -7,
और a की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आता है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। पुट कर दी वैल्यू पुट करने के बाद हमने जो b के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं उसको इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है, यानी कि राइट साइड पर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे -4 यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इस b के 2b के साथ प्लस हो रहा है और साइन इसका क्या है माइनस, तो जब इक्वल के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो -4 की जगह क्या हो जाएगा +4 और -7 + 4 हमारे पास होता है -3। अब यहाँ पर रह गया b के साथ 2 जो है वो b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है b की वैल्यू निकालने में वो हमारे पास है 2, तो 2 को यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके मैं क्या कर दूंगा इसको डिवाइड कर दूंगा। ये मैथ का रूल है कि जब भी कोई चीज़ लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको राइट साइड पे डिवाइड किया जाता है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3/2। ओके, अब हमारे पास हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, हमने b की वैल्यू भी निकाल ली और हमने c की वैल्यू भी निकाल ली है। अब लास्ट जो वैल्यू रह गई है वो रह गई है हमारे पास d की वैल्यू, और d की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल 2 ही d यूज़ हो रहे हैं। अगर इन दोनों d को मैं आपस में सोल्व कर दूं तो ये एक d में कन्वर्ट हो सकता है। इन दोनों d को मैंने एक d में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हमारे पास क्या है लिखा हुआ है 4d - 6 = 2d। अब यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं जो दोनों d हैं उनको या तो इक्वल के राइट साइड पर रख लूँ या तो मैं लेफ्ट साइड पर रख लूँ। इस केस में मैंने यहाँ पर राइट साइड पर रखा है, दोनों d की वैल्यूज को मैंने इक्वल के राइट साइड पर रखना है। अब यहाँ पर 4d फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड पर लेके जा रहा हूँ और 4d के साथ जो साइन है वो है हमारे पास क्या प्लस। अब जब इस वैल्यू को 4d को मैं जब इक्वल के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -4d के अंदर, यानी कि 2d - 4d। 2d - 4d हमारे पास आंसर क्या आता है -2d। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो है यहाँ पर -2 और -2 यहाँ पर d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब चीज़ को मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वल के उस साइड जाकर हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो d = -6 / -2 और ये 2 की टेबल से यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और दोनों माइनस भी आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे और साइन रह जाएगा सिंपल प्लस। और d की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई फाइंड, और d की वैल्यू हमारे पास आई d = 3। ये एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर ली। इसका मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का रिव्यू दे देता हूँ। रिव्यू ये है सिंपल, आपने जब भी इक्वेशन को हम वैल्यूज फाइंड करेंगे a b c d की, तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा था इसका भी ऑर्डर 2/2 था और इसका भी ऑर्डर 2/2 था। जब हमारे पास ऑर्डर सेम होने के बाद हमने 4 इक्वेशन बनानी है इक्वल रख के, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने बना लेनी है इक्वेशंस और उन चारों इक्वेशन में से एक इक्वेशन ऐसी चूज़ करनी है जिससे हमारे पास इजीली वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। वैल्यू चूज़ करने के बाद इसी तरीके से हम चलते जाएंगे और उस वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके अगली वैल्यू भी निकालते जाएंगे। इसी तरीके से हमने a b c और d सारी वैल्यूज़ हमने ईजिली निकाल लेनी है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।